नमस्कार। नोटबुक आईएएस के आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो कुछ प्रश्न उत्तर के फॉर्म में चर्चा करेंगे, ताकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपका दिमाग काम करे कि प्रश्न जब आए एग्ज़ाम में तो आप ऑप्शन आपको चुनने में आसानी हो। तो आज हम प्रश्न उत्तर के फॉर्म में चर्चा करेंगे, साथ के साथ में कुछ उससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन भी बताते चलूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार जो सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है? सभी लोग मेरे साथ साथ अपने मन में भी एक बार इस आंसर को सोचने की कोशिश करेंगे, बाद में मैं तो इसका आंसर बताऊंगी ही। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा WIPO। जो वीपो है वो विश्व बौद्धिक संपदा जो है वो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करती है। अब इस सूचकांक में है क्या, तो हम देखते हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या होता है। ये तो पहली बात कि हर आधार पर कुछ आधार होते होंगे संकेतक जारी करने के, इन किन आधारों पर देता है ये संकेतक और किन आधारों पर ये जारी किया जाता है। तो हम पहले संकेतक के बारे में देख लेते हैं कि संकेतक कौन कौन से हैं। तो पहला है संस्थान, मानव पूंजी, अनुसंधान, आधारभूत अवसंरचना, बाजार परिष्कार, व्यवसायिक परिष्कार, ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट का सृजन। इन सभी संकेतकों के आधार पर जो है वो वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है जारी किया जाता है। इसमें भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40वें स्थान पर है। इसमें शीर्ष जो हमेशा शीर्ष कौन कौन लोग रहते हैं, कौन से देश रहते हैं जो हमेशा ही वैश्विक नवाचार सूचकांक में लगभग टॉप करते हैं। तो शीर्ष देशों में हम देखें तो शीर्ष देशों में आता है पहले तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, ब्रिटेन और सिंगापुर। ये टॉप 5 जो कंट्रीज हैं वो हमेशा ही GII सूचकांक में कुछ कम ज़्यादा, कभी कोई देश ऊपर कभी कोई देश नीचे, हमेशा ये देश टॉप करते हैं। और अंतिम जो सूचकांक, अंतिम जो पायदान पर कौन कौन से देश होते हैं, तो अंतिम पायदान पर इस बार जो है वो गिनी, माली, बुरुंडी, नाइजर और अंगोला जैसे कुछ देश हैं जो इस सूचकांक में अंतिम पायदान पर होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है नाविक के बारे में। नाविक, नाविक के संदर्भ में क्या क्या है, हमें बताना है कि नाविक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन से ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। तो नाविक में पहला हम देखते हैं कि पहला कह रहा है कि नाविक का निर्माण नासा द्वारा किया जाता है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नाविक का निर्माण नासा के द्वारा किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि नाविक में उपग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें केवल 7 ही सक्रिय हैं। ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नाविक को IMO द्वारा वर्ल्ड वाइड नेविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये 3 स्टेटमेंट हैं। पहला कह रहा है कि इसका निर्माण नासा ने किया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें उपग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें से केवल 7 ही सक्रिय हैं। तीसरा कह रहा है कि नाविक को IMO ने वर्ल्ड वाइड नेविगेशन सिस्टम के रूप में मान्यता दी है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो बी, केवल 2 और 3 जो है, हमारा जो स्टेटमेंट 2 और 3 है वो सही है। अब ये कैसे सही है देखते हैं आगे। गलत क्यों है, इसमें पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि नाविक का निर्माण जो है वो नासा ने किया है, जो कि गलत है। नाविक जो है वो हमारे भारत के द्वारा इसको बनाया गया है।
यहाँ पे देखिए, नाविक का निर्माण इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा नाविक को तैयार किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट था कि उसमें 8 उपग्रह हैं, तो बिल्कुल सही बात है, 8 उपग्रह हैं जिसमें से 7 सक्रिय हैं और जो 8 भू स्थिर कक्षाओं में और 4 जो है वो भू समकालीन कक्षाओं में है। ये जो 8 हैं इनमें से कुछ जो है वो भू स्थिर कक्षाओं में है और कुछ जो है वो भू समकालिक कक्षाओं में है। ये ज्योग्राफी के टर्म्स हैं, इस पर आप एक बार क्लियरिटी ले लें। भू स्थिर कक्षा क्या होती है और भू समकालिक कक्षा क्या होती है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तीसरा हम देखते हैं कि नाविक को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो IMO है उसने 2020 में हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए जो वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के रूप में इसको मान्यता दी थी। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट था वो भी सही है। किसने? IMO ने, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, इसने 2020 में वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के रूप में हमारे नाविक को मान्यता दी गई है। तो क्लियरिटी आ गई। पहला जो स्टेटमेंट था कि नाविक का निर्माण जो है वो नासा ने किया है वो गलत है, ये हमारे इंडिया ने इसका स्थापना की है या इसको बनाया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या है कि पिछले कुछ महीनों में दार एस सलाम नामक स्थान वर्ग हमेशा रहा है न्यूज़ में, वो क्या है? तो दार एस सलाम के बारे में हमेशा चर्चा हो रही है पिछले कुछ दिनों में, तो ये क्या है? पहली बात तो ये कहाँ पर है? तो ये तंजानिया में। दार एस सलाम कहाँ पर? तंजानिया से संबंधित है ये। अब ये चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है कि दार एस सलाम तंजानिया का एक ऐसा शहर है जो जनसंख्या में वृद्धि के कारण बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो दार एस सलाम जो है वो तंजानिया का एक ऐसा शहर है कि जो जनसंख्या में वृद्धि के कारण बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बदल गया है। बाढ़ प्रवण क्षेत्र का मतलब है कि जहाँ फ्रिक्वेंटली बाढ़ की समस्या होती रहती है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा होगी तो आबादी क्या होगी कि नदी, समुद्र, इन सब के किनारे उन्हें बसना पड़ेगा मजबूरीवश। तो बाढ़ प्रवण क्षेत्र में ये बदल गया है। शहर में जनसंख्या वृद्धि के साथ ही बस्तियों का अक्सर बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विस्तार हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बाढ़ प्रवण क्षेत्र क्या होता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जब जमीन मैदानी क्षेत्र में कम होने लगता है तो लोग नदियों के किनारे बसने चले जाते हैं मजबूरीवश। तो ये जो दार एस सलाम जो तंजानिया का एक शहर है वो इसी समस्या से अभी जूझ रहा है। शहर की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की ओर वो बढ़ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उपभोक्ता मूल खाद्य मूल मुद्रास्फीति CFPI, उपभोक्ता मूल खाद्य मुद्रास्फीति, कंज्यूमर फूड जो प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो क्या है? पहला स्टेटमेंट देखते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो CFPI है वो मुद्रास्फीति की एक विशिष्ट माप है। पिछले हमने एक चर्चा की थी कि मुद्रास्फीति क्या होती है। जब कीमतों में उतार चढ़ाव होता है, कीमतों में परिवर्तन आता है खाद्य वस्तुओं और सेवाओं में, तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए एक विशिष्ट माप के रूप में CFPI का प्रयोग किया जाता है। पहला ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि CFPI जो है वो व्यापक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का एक उपघटक है, जहां पर भारतीय रिजर्व बैंक दर की गणना करने के लिए CFPIC संयुक्त का उपयोग करता है। तो पहला स्टेटमेंट कि CFPI मुद्रास्फीति मापने की एक विशिष्ट माप है, और दूसरा स्टेटमेंट यह है कि एक व्यापक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उसका एक उपघटक है। और RBI क्या करता है? RBI जो है वो CFPI संयुक्त, मैंने मुद्रास्फीति के 4 टर्म्स बताए थे जिसमें इंडस्ट्रियल लेबर था, रूरल लेबर था,
जो ऊपर के 3 थे वो श्रम जो मंत्रालय है वो जारी करता था, और जो एक संयुक्त ग्रामीण और शहरी वाला जो चौथा सीपीआई था वो जो है एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता था। तो यह उसी से संबंधित है कि जो सीएफपीआई है, सी संयुक्त, वो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में चर्चा कर लेते हैं कि क्या सही है। तो ऑप्शन है डी, दोनों सही है। बिल्कुल। अब कैसे सही है तो देखते हैं। पहली बात तो कहा गया कि उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति जो सीएफपीआई है वो मुद्रास्फीति की एक विशिष्ट माप है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा स्टेटमेंट था कि यह उस दर की गणना करता है जिस दर से किसी सामान्य परिवार के द्वारा उपयोग किए जाने वाले खाद्य उत्पादों की कीमतों में समय के साथ परिवर्तन होता है। मैंने बताया था कि जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, रोज़मर्रा की जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, उनकी कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है उसके तहत उसके जो कीमतों में जो अंतर आता है उसको हम मुद्रास्फीति के तहत गणना करते हैं। तो ये वही है। CF जो PI है वो भी जो डेली हमारे रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, जो एक परिवार, जो एक कंज्यूमर है वो कंज्यूम करता है, उसके कीमतों में उतार चढ़ाव को ये बताता है। और ये एक सही बात है कि ये एक व्यापक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जाहिर सी बात है, जिसमें खाद्य और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। और ये आरबीआई क्या करता है, इस दर की गणना करता है। संयुक्त सीपीआईसी मैंने जो बताया था, सीपीआईसी संयुक्त के तहत में इसकी गणना की जाती है। और इनमें क्या क्या आता है, जो डेली यूज में चीज़ें होती हैं, जैसे कि अनाज हुआ, सब्जियां हुई, फल हुआ, डेयरी उत्पाद और अन्य जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको इसके तहत में गणना की जाती है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। एक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित कथन है। पहला कथन क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि सीपीआई मुद्रास्फीति, जिसे खुदरा मुद्रास्फीति के रूप में भी जाना जाता है, वह दर है जिस दर पर उपभोक्ताओं के द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें समय के साथ बढ़ती हैं। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई, कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई, जो मजदूरों के लिए सीपीआई और ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा, और शहरी मैनुअल कर्मचारियों के लिए जो सीपीआई है, जो हमारे शहरी कर्मचारी हैं उनके लिए सीपीआई जो है वो श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, एक बार हम और प्रश्न देख लेते हैं ताकि क्लियरिटी रहे। पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, पहला स्टेटमेंट क्लियर है। वो कह रहा है कि खुदरा मुद्रास्फीति के रूप में सीपीआई मुद्रास्फीति को जाना जाता है, और इसमें क्या होता है कि उपभोक्ताओं के द्वारा जो व्यक्तिगत उपयोग में जो चीज़ें लाई जाती हैं उसकी कीमतों में वृद्धि या कमी, जो परिवर्तन आता है उसकी गणना की जाती है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए, मैंने सीपीआई में 4 कैटेगरी बताई थी, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए बताई थी, एग्रीकल्चर लेबर के लिए बताई थी, और रूरल लेबर के लिए बताई थी, ग्रामीण जो श्रम मजदूर होते हैं उनके लिए बताई थी। और एक चौथा कंडीशन बताया था मैंने, सीपीआईसी संयुक्त वाली जो कंडीशन बताई थी, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों आते हैं। तो ये कह रहा है कि पहला और दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई, यहाँ पे कॉमा आएगा, कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई और ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई, ये जो है कौन जारी करता है, एनएसओ जारी करता है। जबकि जो शहरी मैनुअल वाला कर्मचारियों के लिए जो है वो हमारा कौन जारी करता है, तो वो जारी करता है श्रम ब्यूरो। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर दोनों सही नहीं होंगे, ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, केवल एक सही होगा, केवल एक सही होगा। पहला स्टेटमेंट गलत सही होगा, क्यों?
क्योंकि सही बात है, इसमें जो हमारी रोज़मर्रा की जो उपयोग की वस्तुएं होती हैं उसमें जो हम कीमतों में उतार चढ़ाव की गणना करते हैं, तो ये सही है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि मैंने बताया था आपको कि जो ऊपर के तीन जो थे, इंडस्ट्रियल लेबर वाले, ऊपर के जो तीन थे इंडस्ट्रियल वर्कर वाले, सीपीआई, आईडब्ल्यू, एक था एग्रीकल्चर और तीसरा था रूरल, ग्रामीण मजदूर। ये जो तीन है ये श्रम ब्यूरो जारी करता है। ये जो ऊपर के तीन है ये श्रम ब्यूरो जारी करता है, और जो चौथा संयुक्त वाला है वो एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट उल्टा लिख दिया गया है, इसलिए ये गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे छठवें प्रश्न पर। क्या है? जो अनुसूचित क्षेत्र को चिन्हित करने वाले मानदंड, अनुसूचित क्षेत्र को चिन्हित करने वाले मानदंड, इसके बारे में स्टेटमेंट है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेटमेंट है, कौन से सही हैं। पहला है कि जनजाति आबादी की प्रधानता। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र के रूप में किसे माना जाएगा? जहां पर जनजाति आबादी की प्रधानता हो। सघनता और आकार, सघनता और आकार की दृष्टि से भी देखा जाएगा कि क्या यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं है। वहां पर अनुसूचित आबादी की कितनी सघनता है, उसका आकार कितना है। फिर देखा जाएगा कि एक प्रशासनिक इकाई के रूप में व्यवहार्यता, वहां पर जो प्रशासन चल रहा है वो अनुसूचित वर्ग के लोगों के द्वारा ही कंडक्ट कराया जा रहा है या वहाँ पर सामान्य प्रशासन है। और चौथा है कि आसपास के क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक पिछड़ापन। तो क्या इन चार स्टेटमेंट्स या इन चार मानदंडों के आधार पर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है? तो ऑप्शन है डी, हाँ बिल्कुल सही। इन चार जो ऑप्शंस हैं, इन चार मानदंड हैं, इनके आधार पर अनुसूचित क्षेत्र की गणना की जाती है। तो यहाँ पर हमारा व्याख्या दी गई है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए मार्गदर्शक मानदंडों में क्या क्या आता है। पहला तो आता है कि भाई जनजाति आबादी की प्रधानता हो, वहाँ पर उस क्षेत्र में ज़्यादा हो जनजाति आबादी। सघनता हो, सघनता यानी कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा लोग या कितने लोग रह रहे हैं, इस हिसाब पर सघनता, आकार। और प्रशासनिक इकाई के रूप में व्यवहार्यता और आसपास के क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक पिछड़ापन। ये चारों ही आयाम को देखकर एक अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला है खाद्य सुरक्षा से संबंधित कथन है जिनके ऊपर हमको चर्चा करनी है। तो क्या है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों से संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से, मतलब खाद्य सुरक्षा का मतलब कह रहा है कि खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात कितना हुआ, सरकारी अनाज भंडार कितना है हमारे पास में, और पिछले वर्षों में जो हमने स्टॉक रखा है, इन सब को मिलाकर जो हमारे पास एक बल्क जो एकत्रित होता है उसको खाद्य सुरक्षा के रूप में माना जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रह रहा है। अगर प्रत्येक व्यक्ति को खाने की चीज़ें मिल रही हैं तो वो भी खाद्य सुरक्षा के अंदर आएगा। और तीसरा कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भोजन हो। एक सामान्य व्यक्ति को रोज जितनी कैलोरी चाहिए अगर वो उसको उतना मिल रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ खाद्य सुरक्षा है। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि वैश्विक जो भूखमरी सूचकांक है उसमें भारत का रैंक क्या था। 2013-23 के लिए जो आई है वैश्विक भूखमरी सूचकांक, उसमें भारत की रैंक कितनी थी? 111 111वीं रैंक थी। स्थिति बहुत खराब थी। तो खाद्य सुरक्षा से संबंधित इन टर्म्स पर भी हम चर्चा कर लिए। अब ऑप्शन देखते हैं कि क्या कौन से उत्तर सही हैं। तो बिल्कुल सी ऑप्शन, सभी उत्तर सही हैं। अर्थात खाद्य सुरक्षा में ये भी आता है कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा है, कितना उत्पादन हुआ, कितना आयात है। खाद्य सुरक्षा में ये भी आता है कि कितने व्यक्तियों को ये मिल पा रहा है कि नहीं। और खाद्य सुरक्षा में ये भी आता है कि व्यक्ति को जितनी आवश्यकता है एक दिन में उतना उसको मिल पा रहा है कि नहीं। तो ये सभी तीनों आयाम मिल करके खाद्य सुरक्षा के बारे में बताते हैं। तो ये हमने चर्चा कर ली। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में द ग्रैंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया गया है।
कौन सा, द ग्रैंड ऑफ द ऑर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, ये खबरों में है, चर्चा में है। तो ये क्या है, किससे संबंधित है? तो पहले तो हम देख लेते हैं, ये भारतीय प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं, इनको ग्रीस के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये जो द ग्रैंड ऑफ ऑनर, द ग्रैंड ऑफ द ऑर्ड ऑफ ऑनर जो है, वो ग्रीस का दूसरा जो है सर्वोच्च सम्मान है, जो किसे दिया गया है, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो इसलिए ये चर्चा में आ जाता है, जो अभी मैंने बात बताई। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीस, 9वां प्रश्न देखते हैं कि ग्रीस निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा साझा करता है। देखिए मैपिंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, अभी आपके जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है आरओ, उसमें भी मैपिंग का काफ़ी रोल है। तो जो चीज़ें चर्चा में हैं, अब हमारे प्रधानमंत्री को ग्रीस ने इतना बड़ा सम्मान दिया है, तो भाई उसके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना भी हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। तो देखते हैं कि ग्रीस में जो सीमा किसके किसके साथ साझा करता है ग्रीस। तो देख लेते हैं, अल्बानिया पहला है, दूसरा है यूगोस्लाविया, तीसरा है बुल्गारिया, चौथा है तुर्की। तो किसके किसके साथ ग्रीस सीमा साझा करता है? तो केवल 1, 2 और 3, यानी कि अल्बानिया, यूगोस्लाविया और बुल्गारिया, इन 3 देशों के साथ में ग्रीस जो है वो सीमा साझा करता है। ग्रीस जो है वो तुर्की के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ग्रीस की स्थिति क्या है, अवस्थिति क्या है, कहाँ पर है ये। तो ग्रीस जो है वो बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में बाल्कन राज्य का एक देश है। बाल्कन जो कंट्रीज हैं वहाँ के दक्षिणी भाग का एक देश है ग्रीस, जिसके उत्तर में क्या है, अल्बानिया, यूगोस्लाविया और बुल्गारिया। ये जो है वो नॉर्थ में है, अल्बानिया, यूगोस्लाविया और बुल्गारिया, ठीक है। और पूर्व में क्या है, तो पूर्व में है और उत्तर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में। अच्छा, हमने जो 3 जो बताए हैं वो कहाँ कहाँ है उसकी स्टेट देख लेते हैं, एक बार मैं इसको फिर से क्लियर कर देती हूँ। जो ग्रीस के जो 3 सीमा साझा करते हैं, अल्बानिया, यूगोस्लाविया और बुल्गारिया, तो अल्बानिया जो है वो पूर्व में है, दक्षिण पश्चिम में यूगोस्लाविया और दक्षिण पूर्व में जो है वो हमारा तीसरा जो देश है वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। खबरों में है पीरियस बंदरगाह, तो ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में देख लेते हैं। पीरियस बंदरगाह चर्चा में है, तो भाई पहले देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि ये किससे संबंधित है। तो यह भी एक ग्रीस का बंदरगाह है। ग्रीस ने हमें इतना बड़ा सम्मान दे दिया है, तो उसके सभी पक्षों के बारे में चर्चा करना बन जाता है जरूरी। तो ग्रीस में ये पीरियस बंदरगाह है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, चर्चा में क्यों आ गया है। तो भारत ग्रीस के पीरियस बंदरगाह के माध्यम से मुंबई और यूरोपीय मुख्य भूमि के बीच में एक मल्टी मॉडल लिंक स्थापित कर रहा है। तो पीरियस बंदरगाह चर्चा में क्यों आ गया, ये ग्रीस का है पहली बात तो, और दूसरी बात क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये मुंबई और यूरोपीय मुख्य भूमि के बीच में एक मल्टी मॉडल लिंक स्थापित कर रहा है। लिंक स्थापित करेगा तो बहुत सारे हमें आगे भविष्य में फ़ायदे होंगे, आयात निर्यात से संबंधित, संपर्क बढ़ाने से रिलेटेड बहुत सारे फ़ायदे हमें इनसे मिलेंगे, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी फ़ायदा पहुंचेगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, खबरों में 3 ब्रदर्स ये बहुत ही खबरों में चल रहे हैं, इन 3 ब्रदर्स के बारे में जानते हैं। तो ये 3 ब्रदर्स हैं कौन, तो ये हैं तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान सैन्य धुरी। जो तुर्की है, पाकिस्तान है, अजरबैजान है, इनके जो सैन्य जो ग्रुप है या ये जो 3 देश हैं, इनको हम जो है कि 3 ब्रदर्स के रूप में जानते हैं। चलिए आज के इस छोटे से सेशन में बस इतना ही। ये हमारा
नोटबुक आईएएस की तरफ से आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में कक्षाएं चलाई जा रही है, तो हम आपसे अपील करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। ये हमारा नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल करके यूट्यूब चैनल है, तो अगर आपको हमारा कंटेंट बिल्कुल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।